Good morning, friends. In the previous lecture, we have discussed about the derivation of Gauss theorem. Proof देख लिया था Gauss theorem का और उसके कुछ outcomes देख लिए थे. आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बेसिकली वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए है. तो आज हमें पढ़ना है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, छोटा सा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है. तो ये क्या गॉस थ्योरम किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है? मतलब गॉसियन सरफेस की कैसी भी शेप हो सकती है? हाँ, गॉसियन सरफेस की शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया था कि हम स्फेरिकल शेप इसलिए लेते हैं जिसकी वजह से सिमेट्रिकल कंडीशन होने की वजह से कैलकुलेशन इजी हो जाए. जैसे कोई चार्ज है Q, तो इसके इर्द गिर्द गॉसियन सरफेस ऐसी भी हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है. लेकिन हम चार्ज के इर्द गिर्द गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल इसलिए लेते हैं ताकि सिमेट्रिकल सिचुएशन की वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाए. Why we choose spherical surface around a point charge देखना है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है Why we choose spherical surface around a point charge. ठीक है बेटा, चलो तो आज हमें अब पढ़ना है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे. गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं. इसके लिए सबसे पहले हमने एक सरफेस ले ली है, सिलिंड्रिकल सरफेस. ठीक है, कैसी भी शेप की एक सरफेस ले ली. भाई बिना सरफेस के तो गॉस थ्योरम वर्क नहीं करेगी ना. एक सरफेस है सिलिंड्रिकल सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस. अगर इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट दिस कंप्लीट सरफेस इज एस, और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने कहा था अगर चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है या चार्ज जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है हमारा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज नहीं है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि ऐसी सरफेस जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है उसके अंदर फ्लक्स, उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए? जीरो. ये तो गॉस थ्योरम कहती है. हमें इसे वेरीफाई करना है. अगर हमें इसे वेरीफाई करना है, दैट मीन्स वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करूंगा. कैसे? चलिए इजीली आराम से देखते हैं. मैं फ्लक्स निकालता हूं. अगर मेरा फ्लक्स कन्वेंशनल मेथड से भी जीरो ही आ गया तो इसका मतलब गॉस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी. ये सरफेस कितनी सरफेस से मिलके बनी है? एक सरफेस ये है एंड दैट सरफेस इज S1. एक सरफेस ये है एंड दैट सरफेस इज S2. और एक ये कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस को नाम दे दिया मैंने S3. ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x में होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x में होगी, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगी. मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली है जिसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, मतलब इट नॉट कंटेन एनी चार्ज. ठीक है. अब कैसे वर्क करते हैं? ठीक है. S1 सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज S1 वेक्टर. S1 वेक्टर को क्या लिखेंगे? S1 इंटू एन कैप. हियर इज एन कैप आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस. S2 सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? S2 सरफेस का एरिया वेक्टर होगा S2 वेक्टर, S2 मल्टीप्लाई एन कैप. एन कैप इज एरिया वेक्टर आउटवर्ड फ्रॉम S2 सरफेस. व्हाट अबाउट S3 सरफेस? S3 सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? S3 सरफेस का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट है ना, आउटवर्ड एन कैप डायरेक्शन में, और इसे लिखेंगे S3 वेक्टर इज इक्वल्स टू S3 मल्टीप्लाई एन कैप. आई थिंक तुमने तीनों सरफेस के एरिया वेक्टर लिख लिए और तीनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा दिया. चलिए, तो पहली सरफेस से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू φ1 क्या होगी? सर φ1 होगी, फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को फ्लक्स कहते हैं. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट करें. इस E वेक्टर और इस S1 वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? सर 180 डिग्री. दिख रहा होगा ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है. यहां पर S वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? सर 0 डिग्री, क्योंकि S2 वेक्टर भी इधर है और E वेक्टर भी इधर है. यहां पर S3 वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. ये सब कुछ हमने दिखा दिया. अंदर चार्ज जीरो है, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं. चलिए, तो E1 क्या होगा? बोलो बच्चों. E1 होगा सर E S1
cos 180 और आई कैन राइट इट एज ES1 लिख सकता हूं। सेकेंड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? सेकेंड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स होगा E.S2 वेक्टर और मैं इसको लिख दूंगा बेटे ES2 cos 0 क्योंकि E और S2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये बन जाएगा बेटा प्लस ES2। सही है। थर्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना है? थर्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स होगा, वैसे तो डायरेक्ट भी पता है, अगर एंगल 90 है तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, E.S3। चलो लेकिन सिंपल मेथड से ही करते हैं। ES3 cos 90 और cos 90 0, मतलब फाई 3 कितना हो गया? 0। लेकिन एक चीज तुम्हें दिख रही होगी डायग्राम में कि जो S1 है और जो S2 है वो बेस एरियाज है ना सिलेंडर के, मतलब उनका एरिया सेम होगा। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, देन आई कैन राइट इट एज टोटल फ्लक्स फ्रॉम द एंटायर सरफेस S। बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा? दैट इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया बच्चा, मैंने तीनों सरफेस से इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड किया डॉट प्रोडक्ट लगा के, और अब उन्हें ऐड कर दे रहा हूं ताकि पूरी सिलिंड्रिकल सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स निकल जाए। तो फाई 1 कितना है? फाई 1 हो गया सर माइनस का ES1, फाई 2 कितना है सर प्लस का ES2 और फाई 3 कितना है? 0। तो माइनस ES1 भी S है और S2 भी S है और ये ऐड होकर कैंसिल हो गए और नेट फ्लक्स कितना आ गया? 0। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो कन्वेंशनल मेथड से भी फ्लक्स 0 आ गया फ्लक्स की डेफिनेशन से, और गॉस थ्योरम से भी फ्लक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब गॉस थ्योरम बिल्कुल सही है। दिस विल बी द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। अभी तो अभी हमने वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देख लिया बेटा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव करना है। कूलम्स लॉ सबको याद होगा, है ना? हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। आज हम लोग गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं कूलम्स लॉ को डिराइव करने के लिए। बेटा हमारे पास चाहे कूलम्स लॉ हो चाहे गॉस लॉ हो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आते हैं, बट गॉस लॉ इस्तेमाल में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल सिचुएशंस ऑफ चार्ज में, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वहां कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वहां गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज टॉपिक है मेरा कि हमें कूलम्स लॉ की हेल्प से गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव करना है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q, ठीक है। इसको यहां पे तुम सोर्स चार्ज भी कह सकते हो, और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। वापस बताने की जरूरत है, गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि मैथमेटिकल कन्वीनियंस रहेगा, और क्योंकि ये R सरफेस के हर पॉइंट के लिए यहां से सेम होगी, इसलिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंटायर सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। ये हमने गॉस थ्योरम में भी ड्रॉ किया था। मैं डायग्राम को एक बार दोबारा बता दूं, तो गॉसियन सरफेस को मैंने क्या रखा है? S, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर रखा है P। इस P पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पर प्लस का चार्ज होगा टेस्ट चार्ज। इस Q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, कैसा? रेडियली आउटवर्ड, और इस डायरेक्शन को मैंने कह दिया, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को R कैप। कैसा कह दिया? R कैप, ठीक है। अब मैंने P पॉइंट के चारों तरफ यहां पर सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? एरिया एलिमेंट। पूरी सरफेस कितनी है? S। एरिया एलिमेंट को मैंने कह दिया, एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है? ds, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट का आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ये होगा n कैप, और जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में क्या काम करता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को क्या लिखेंगे? ds वेक्टर इज इक्वल टू ds मल्टीप्लाई n कैप, है ना भाई। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है एरिया इन डायरेक्शन
टेकिंग एज आउटवर्ड नॉर्मल दैट इज एन कैप। अब ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री। आई थिंक डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बाय गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है ना डिराइव करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने गॉस थ्योरम का यूज कर लिया। बाय गॉस थ्योरम क्या कहता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया ds E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, इजिकल्स टू होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस। कितना चार्ज एनक्लोज करती है Q, जो इसके सेंटर O पर रखा हुआ है, ठीक है बेटा। इतना मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल 0 है? हाँ, तो मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूं डॉट प्रोडक्ट को, E ds cos 0, E ds cos 0 दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E कांस्टेंट है पूरी सरफेस पे, एरिया कांस्टेंट है, तो E बाहर गया, अंदर रह गया बच्चा, एक तो रह गया ds और cos 0 की वैल्यू हो गई 1, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनली E ऐसे ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में आएगा S, दैट इज कंप्लीट एरिया सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विच इज स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। This will be the electric field due to this source charge Q at a point P which is placed at the surface of Gaussian surface, ठीक है, सरफेस पे है। Now if we consider a charge Q naught at point P on the सरफेस, अगर सरफेस पर बेटा मैं P पॉइंट पे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, ये एक चार्ज Q नॉट एज्यूम कर लूं, तो ये Q नॉट अपने ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स होगा F इजिकल्स टू Q नॉट इंटू E, हाँ या ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो Q नॉट में बस E की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर r स्क्वायर। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। तो लेके क्या चले थे हम लोग गॉस थ्योरम, और हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या डिराइव कर दिया, कूलम्स लॉ। आप इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, देन वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक यू।